अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़। इसी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, बल्दियाती नाअहली इख्तियारात की जंग, नाकिस हुकूमती पॉलिसियों ने शहर कराची के करोड़ों बासियों को मुश्किलात के ऐसे हिसार में कैद कर दिया है जहां हर गुजरता दिन एक नए बहरान की खबर लेकर आता है। कहीं टूटी सड़कें आवाम का इम्तहान ले रही हैं तो कहीं पानी की किल्लत ने जिंदगी अजीरन बना दी। कचरे के ढेर, बदतरीन ट्रैफिक का निज़ाम, सीवरेज का तबाहाल निज़ाम इस शहर की पहचान बनकर रह गया। इस शहर की सियासत में बरसों से मुख्तलिफ जमातें अपना किरदार अदा करती रहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सिंध हुकूमत चलाने के बावजूद मसाइल हल न होने पर तनकीद की जाती है, जबकि MQM खुद को इख्तियारात से महरूमी का शिकार करार देती है, तो दूसरी जानब जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठा रही हैं और ये दावा करती हैं कि कराची को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर शहर कायद के मसाइल का जिम्मेदार कौन है। इसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं MQM के सीनियर रहनुमा हैं जाहिद मंसूरी साहब। आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा सर। बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ एडवोकेट सैफुद्दीन साहब सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। एडवोकेट साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब, आपसे अपनी गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँगा। आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, तशरीफ़ लेकर आए यहाँ पे। आप ये बताइएगा, क्या कोई मुस्तकिल हल नहीं है इस शहर कराची को इसे बचाने के लिए? तमाम जमातें जो हैं वो अपने अपने स्टेक का दावा करती हैं, सब ये कहती हैं कि हमारे अदवार में कराची ने तरक्की की, कराची फूला फला। तो अब जो कराची का इस वक्त ये हाल है, जो एक नाकिस कंडीशन है, इसका जिम्मेदार किसे कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदद करने के लिए। देखिए, कराची का मसला अभी कोई नया नहीं है। 2008 से जब से पीपल्स पार्टी यहाँ पर काबिज़ हुई सूबे सिंध पे, जब से ये मसले शुरू हुए हैं, उससे पहले कराची बहुत बेहतर हालत में था, तरक्की कर रहा था। लेकिन उसके बाद से जब से इन्होंने इख्तियार संभाला है, उसके बाद से लेके अब तक कराची का ऐसा हाल कर दिया जैसे चंगेज़ खान ने बगदाद का भी नहीं किया होगा। आप अंदाज़ा कर लें कि कराची का मंसूबा पानी का K4 मंसूबा, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। K4 का मंसूबा 2008 में जब शुरू हुआ तो सिर्फ 25 अरब का था। अब मैं उस वक्त बिल्कुल यंग था, अब मैं इस उम्र को पहुंच गया हूँ, अभी तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। अब अंदाज़ा कर लें, और उसकी कॉस्ट 200 अरब पहुँच चुकी है। ये पूरा मंसूबा सिंध हुकूमत ने खुद मुकम्मल करना था, लेकिन जब MQM के डिमांड के ऊपर वफाकी हुकूमत ने 2022 में वापडा को दिया, फिर वापडा ने इस मंसूबे को टेक ओवर किया और उन्होंने अपने काम का 70% मुकम्मल कर लिया। अब देखें तबाही, देखें कराची की। अभी तक उसका जो सेकंड प्रोसेस था वो ऑगमेंटेशन का था, जो कि कराची में पानी डिस्ट्रीब्यूट करना K4 मंसूबे का, कि ऑगमेंटेशन प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ। उन्होंने थोड़ा बहुत काम शुरू किया तो उसकी जो पाइप जो थे इंतहाई नाकिस क्वालिटी के लिए उन्होंने, और उस पर एक्सरे वेल्डिंग होती है। एक्सरे वेल्डिंग उन्होंने ऐसी करी कि जो बिल्कुल ही तबाहकुन थी, यानी कि अगर उस पर पानी का प्रेशर पड़ेगा तो पाइप फट जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने वो पूरा प्रोजेक्ट रुकवा दिया। वर्ल्ड बैंक ने डिमांड की कि ये जो आपने करोड़ डॉलर की जो पाइप लाइनें बिछाई हैं उसको निकलवाएं। अब अंदाज़ा कर लें कि करप्शन किस म्यार को पहुंच गई है, करप्शन की इंतहा हो गई है। कराची पूरा तबाह हाल, तो आपने जैसे आपने खुद अपने उसमें इंट्रो में बताया कि कराची के क्या हाल चल रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ खाली पानी की मिसाल दे रहा हूँ कि पानी कराची को नापैद है बिल्कुल। ये सब 1200 MGD पानी की रिक्वायरमेंट है पूरे कराची में, और सिर्फ 455 MGD मिल रहा है कराची को। और ये 2008 से कायम अली शाह कई वज़ीर बदल चुके हैं, कायम अली शाह है, अब्दुल्ला शाह है, मुराद अली शाह अब चल रहे हैं 2008 से लेकर अब तक। तो ये हमेशा इन्होंने तबाही की है, करप्शन ही करप्शन की है। दुबई में जायदादें बनाई हैं, UAE में जायदादें बनाई हैं। अगर कुछ तबाह किया तो कराची को तबाह किया। अभी मुराद शाह साहब ने फरमाया कि मुझे 3000 अरब की जरूरत है कराची को बनाने के लिए। अब अंदाज़ा कर लें कि उस वक्त NFC अवार्ड की मद में 2008 से लेकर अब तक इनको 30,000 अरब रुपये मिल चुके हैं। वो 30,000 रुपये कहाँ गए कुछ नहीं पता। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जायका ने, कई लोगों ने इनको लोन दिए कि भाई कराची में लगाओ, कराची का काम करो, सड़कें अच्छी करो, पानी दो, सेवेज का निज़ाम सही करो, S3 बनाओ, K4 बनाओ, लेकिन कुछ भी नहीं। अब अंदाज़ा कर लें कि ये 3,000 और मांगने, इसका मतलब ये कि उनको मजीद करप्शन करनी है, कि उनको करप्शन के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। हम तो ये कहते हैं, इनसे मुतालबा करते हैं कि सिंध को सिर्फ 6 महीने के लिए करप्शन फ्री करार दे दी जाए, तो ये सारे मंसूबे जितने भी चल रहे हैं ना, ये सब मुकम्मल हो जाएगा। मतलब 30 साल हो गए इसको, K4 को, BRD को 7 साल हो गए। इसके अलावा अंडर पासिस जो चल रहे हैं वो उनका बुरा हाल है। पूरा कराची खुदा पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हल नहीं है। ठीक, सिंध को करप्शन फ्री करना पड़ेगा, कराची करप्शन फ्री करना पड़ेगा, जब जाके मसला हल होगा। पीपल्स पार्टी से निजात हासिल करना जरूरी है कराची को, वरना मसले सारे जूं के तू रहेंगे, कराची वाले परेशान रहेंगे। ठीक है जाहिद साहब, आपका नुक्ता नज़र आ गया। इस वक्त
हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं, तज़ियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं साइमा खान साहिबा। आपको भी शो में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जमात इस्लामी एहतजाज की सियासत करती है और शहर कराची में अगर सबसे ज़्यादा एहतजाज का अगर इन दिनों किसी के पास रिकॉर्ड है तो वो जमात इस्लामी के पास है। जमात इस्लामी क्लेम भी करती है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, लेकिन एडवोकेट साहब फिर भी मसाइल का हल क्यों नहीं निकल रहा? कौन जो है वो इख्तियारात अपने पास दबा के बैठा हुआ है? क्यों जमात इस्लामी को भी परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखिए, मसला ये है कि कराची के लोगों से हर चीज़ तो उनकी छीन ली गई ना। कराची के लोगों से उनका हक़ राय दही छीन लिया गया। उन्होंने जिसको मेयर तलब किया उसको मेयर नहीं बनने दिया गया। कराची के लोगों की कौमी असम्बली की सीटें छीन ली गई। जिसको कौमी असम्बली में पहुंचना चाहिए था वो कौमी असम्बली में नहीं पहुंचा, उसके बजाय वो लोग पहुंच गए जो जालसाजी करके जिन्होंने थोड़े से वोट हासिल किए थे। जी सूबाई असम्बली में वो लोग नहीं पहुंचे। इसी तरीके से फिर जब ये लोग, जिनका कराची में कोई स्टेक ही नहीं है, कराची में इनके वोट ही नहीं है, कराची के लोग इनको पसंद ही नहीं करते, कराची के लोगों ने इनको मुंतखब ही नहीं किया, आप ऐसे लोगों को जब कराची पे मुसल्लत कर देंगे तो उसका नतीजा तो फिर यही निकलेगा ना कि वो, उनका कोई स्टेक कराची में नहीं है, उनको पता है ना पहले वोट मिले ना आइंदा मिल सकते हैं, तो उनका एक ही प्रोग्राम है कि लूट मार करो और यहाँ से जो है निकल जाओ। तो देखिए, असल बात यह है कि कराची में आपने फरमाया जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा एहतजाजी प्रोग्राम करती है। जी हमारा प्रोग्राम जो है वो इस बुनियाद पर है, हम चाहते हैं कि कराची के लोग जिनको उनके हकूक़ से महरूम कर दिया गया है, उन लोगों के अंदर शऊर पैदा करें, उनके अंदर जो है हम इस बात की आगाही पैदा करें, उनको इस बात के लिए तैयार करें कि वो किसी तरीके से एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर मुज्तमा हो और अपने हक़ के लिए उठें। वो ऐसा ना हो कि वो लोग ये समझना शुरू कर दें कि ये हमारी तकदीर का लिखा है और अब हमारे साथ यही होना है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जमात इस्लामी पूरी एक मूवमेंट लेकर चल रही है। हक दो कराची के नाम से हम चल रहे थे, जीने दो कराची, जीने दो, जी और इस तरह बदल दो निज़ाम के हवाले से चल रही है। तो ये पूरा एक, हम असल बात क्या है कि देखिए, करप्शन का रोना तो बहुत हो चुका, उसमें कोई शक शुबा भी नहीं है कि जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको तब्दील कैसे किया जाए? इसको तब्दील करने का सिर्फ और सिर्फ तरीका यही है कि इस पूरे निज़ाम की मज़ाहमत की जाए, लोगों को लेकर खड़ा हुआ जाए और इतना प्रेशर बिल्डअप किया जाए कि ये सारे के सारे लोग जो है इनसे किसी तरीके से निजात मिल सके। तो ये जमात इस्लामी कर रही है। आपने फरमाया कि एहतजाज हम बहुत करते हैं, एहतजाज नहीं करते, हम लोगों को मुज्तमा करते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं, लोगों को खड़ा करते हैं, लोगों को हिम्मत दिलाते हैं इन जी कामों की। ठीक है। साइमा खान साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या समझती हैं? आप भी शहर कराची के ऊपर बेतहाशा शोज़ करती हैं, कराची कोर इशूज़ जानती हैं, क्या कहेंगी कराची को किसी प्लान के तहत, किसी साजिश के तहत तबाह किया गया है या कराची के लोगों ने इसको तबाह किया है? और अगर कराची तबाह हो चुका है तो इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए, मदु करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर है बात करूँगी शहर कायद के हवाले से, जबकि देखने में यही आता है कि सबसे बड़ा हब है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बावजूद भी शहर कायद के साथ जिस तरीके से सौतेले बच्चों वाला सलूक किया जाता है, ये किससे ढकी छुपी बात नहीं है। मैंने अपने प्रोग्राम्स में भी हमेशा से आवाज़ बुलंद की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के ऊपर जब हम इस बारे में बात करते नज़र आते हैं तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम आवाम को नजर नहीं आ रहा है। तो मैंने हमेशा यही सवाल किया है कि मुझे ये बताया जाए कि वो कौन से काम हैं जो किए जा रहे हैं। अभी आपके साथ बैरिस्टर साहब भी मौजूद हैं, जाहिर है इनकी भी मैं गुफ्तगू मुलाहिजा कर रही थी। जमात इस्लामी की जानिब से बेशक बहुत काम किए जाते हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर काम हो रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि पीपल्स पार्टी उसको भी डिनाई करती हुई नजर आती है। और मुर्तजा वहाब साहब ने अपने लास्ट एक बयान में ये भी कहा था कि जो जमात इस्लामी काम कर रही है ना, वो तमाम काम भी पीपल्स पार्टी की जानिब से करवाए जा रहे हैं। ठीक है, हम फंड्स उनको जनरेट करते हैं, उसी की बिहाफ पर जो जमात इस्लामी है वो काम करती है। लेकिन सवाल वही आता है जो शहर कायद का इशू है, वो जू का तू दिखाई देता है, जगह जगह गड्ढे दिखाई देते हैं, पानी का इशू है, गैस का इशू है, दीगर और भी मसाइल हैं जिसका कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आता है। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात कर लेते हैं, लेकिन यही कहा जाता है कि जल्द से जल्द इसका हल निकलेगा, लेकिन आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि वो हल तरफ दिखाई नहीं देते हैं मामलात।
अच्छा, साइमा साहबा किस तरह से देख रही हैं, कौन सी जमात की क़यादत है जो कराची संभाल सकती है? एमक्यूएम क्लेम करती है मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर बहुत अच्छा था। जमात इस्लामी अपने अदवार का जिक्र करती है, नेमतुल्लाह खान साहब का जिक्र करती है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। बहुत काबिल इंसान थे, शहर के लिए बड़ी उनकी जिद्दोजहद है। आप क्या कहेंगी, इस वक्त शहर को कौन संभाल सकता है? देखिए, मैं स्पेसिफिक किसी जमात का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ज़ाहिर है जब तक ये तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्लेटफ़ॉर्म पर जमा नहीं होंगी, शहर-ए-क़ायद का इश्यू कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है। एमक्यूएम के जहाँ तक आपने बात की कि एमक्यूएम के पास जहाँ तक जब उनके पास तमाम तर इख्तियारात थे और हमेशा से यही देखने में आया कि बल्दियाती निज़ाम को लेकर हमेशा से इख्तियारात का रोना रोया जाता रहा है। उनकी जानिब से यही कहा जाता रहा है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो ये सवाल अभी भी उठता है कि अगर आया जिस जमात को इख्तियारात मिल जाएँ तो क्या वो शहर-ए-क़ायद के लिए काम करते नज़र आएँगे? एमक्यूएम हमेशा अभी आपके सामने गुल प्लाज़ा का सानिया हुआ तो तमाम तर सियासी जमातें बहुत सी आईं इस प्लेटफ़ॉर्म पर आईं, उन्होंने बातें की, तमाम तर चीज़ें की, लेकिन हल तलब कोई भी मसाइल दिखाई नहीं देते हैं। जमात इस्लामी हमेशा मैं कहती हूँ कि जमात इस्लामी की जानिब से चलें ठीक है, एक अच्छा इक़दाम किया जाता है, एटलीस्ट उनकी जानिब से एहतिजाज तो किया जाता है। लेकिन एमक्यूएम की जानिब से देखा जाए या दीगर सियासी जमातों की जानिब से देखा जाए तो वो एहतिजाज भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है। जहाँ तक अवाम का सवाल है, अवाम जब निकलते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन शहर-ए-क़ायद की अवाम भी शायद इन तमाम तर चीज़ों की इतनी हैबिचुअल हो गई है कि वो निकलना भी पसंद नहीं करती है अपनी जगहों से। शायद अवाम निकले तो शायद ये मसाइल हल तलब नज़र आ जाए। ठीक है, जाहिद साहब आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी साइमा खान साहिबा ने जिक्र किया गुल प्लाज़ा का, तो एमक्यूएम क्या अमली जिद्दोजहद कर रही है, क्या इक़दामात कर रही है और हुकूमत से क्या गुजारिशात रखी हैं एमक्यूएम ने गुल प्लाज़ा मुतासरीन के लिए? देखिए, सबसे पहले टेक ओवर एमक्यूएम ने ही किया। गुल प्लाज़ा के मुतासिरीन को गवर्नर सिंह हमारे मौजूद थे, कामन डसोरी सबसे पहले वहाँ पहुँचे और जितने भी यहाँ के जो थे बाकी जो जमात के लोग, इवन कि वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब, वो भी 24 घंटे बाद पहुँचे थे। सबसे पहले एमक्यूएम ने टेक ओवर किया, एमक्यूएम ने बात की, एमक्यूएम ने आवाज़ शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचाई, तमाम हुकूमत तक, सिंध हुकूमत तक पहुँचाई बात। उसके बाद जाके इनके लिए पैसों का भी अरेंजमेंट हुआ और उनके जो उनके जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व करने की बात हुई। ये सब में एमक्यूएम का बुनियादी किरदार मौजूद था। और दूसरी बात इन्होंने बात की ना कि एमक्यूएम ये क्यों नहीं कर रही, एहतजाज क्यों नहीं कर रही, उसकी देखिए मेन वजह इस वक्त जो है मुल्की सूरत हाल है और इंटरनेशनल सूरत हाल है। पाकिस्तान एक साल से हालत जंग में फंसा हुआ है। आपको याद होगा कि मई के महीने में बयानुल मरसूस का ऑपरेशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि इंडिया ने हमला किया। इंडिया ने जब हमला किया और फिर हमारी फौज ने जवाब दिया, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उनको धूल चटाई, तो हमने इसके अभी कुछ दिन पहले इसकी सालगिरह भी मनाई। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि उससे लेके अब तक ईरान की जंग हो गई, तो एक मुल्क की सूरत हाल एक इंतहाई उस पर क्रिटिकल स्टेज पर पड़ी हुई है। एमक्यूएम एक ज़िम्मेदार जमहूरी जमात है। एमक्यूएम नहीं चाहती कि भाई हम इस मसले को रोडों पे लेके जाएं और ऐसा ना हो कि हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम हो, फ़ौज के लिए कोई प्रॉब्लम हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इस वक्त जो पूरी फ़ौज लगी हुई है जंग के मामला में, हमें तो उनको सपोर्ट करना है कि इस वक्त हमें मिलकर जाना है आगे तक। और हमें देखें ना, ये जो अवाम और फौज एक साथ होगी तो हम जो जाहियत हो रही है अफगानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, तो जाहिर अवाम और फौज मिलकर लड़ेंगे ना। अगर हम इस वक्त कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो एक जिम्मेदार जमात नहीं कहलाएंगे हम लोग। हम तो ये कहेंगे भाई ये मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि भाई हम मिलकर काम करें और कोशिश करेंगे भाई कराची के मसले हम, आपको याद होगा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर, वज़ीर साहब ने फिर फ़ौरन 70 रुपये एकदम कम कर दिए थे। आपको याद होगा, डेढ़ महीने पुरानी बात है सर। वो तो तमाम जमातें क्रेडिट ले रही थी कि हमारी वजह से। हम तो ये कहेंगे ना, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वज़ीर साहब ने सुना तो एक चीज़ हुई ना, 70 रुपये कम हुए लेवी के ऊपर, उसके बाद फिर बाहर उन्होंने बढ़ा दिए। तो हमारी तो कोशिश ये होती है कि मैं मसले को हल करें, टेबल टॉक के जरिए करें, टेबल टॉक करें और मसले हल करें। और कोशिश ये करें कि भाई जो है ना आवाम को, मुल्क को ऐसी कोई सूरत का सामना ना करना पड़े कि कोई कौमी सलामती पे कोई हरफ आए। ठीक है, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, जमात इस्लामी बारहा ये गिला करती है, ये तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात उठाती है कि बल्दियाती जो इदारे हैं उनको इख्तियारात नहीं दिए गए हैं। बहुत से डिपार्टमेंट, SSWMB हो गया, KWSC हो गया, ये तमाम इदारे जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट के मातहत नहीं किए गए हैं। तो क्या वजह है, क्यों जो है इख्तियारात नापैद कर दिए गए हैं, इख्तियारात उस तरीके से नहीं दिए गए हैं? क्या वाकई सिंध की हुक्मरान जमात ये चाहती है कि इख्तियारात की तफवीज़ निचली सतह तक ना हो? जी, असल में एक तो आवाज़ आपकी बहुत कट रही है बाहर। देखिए, वो तो हुकूमत सिंध जिस तरह की है उसका तो एक ही काम है, कर लो।
तो उन्होंने तमाम वसाइल पे भी कब्जा कर लिया, तमाम इदारों को लिया, तमाम इख्तियार आराम से हो रहा है। दुबई में और दुनिया जमाने के अंदर हराम के पैसे से बिल्डिंगें बन रही हैं। लेकिन जो भी आप बात कर रहे थे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमकेएम तो खुद इस पूरे रिजीम के अंदर शरीक है। ये इस वक्त बातें करते हैं पाकिस्तान की सलामती की, मतलब पानी का मुतालबा करने से पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। अगर हम कहेंगे कराची की सड़कें बनाओ तो इससे पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। अगर हम कहेंगे गटर के ढक्कन लगाओ तो इससे पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। हम कहेंगे कि जनाब सीवरेज का निजाम ठीक करो तो पाकिस्तान की सलाह, मतलब कोई असल की बात है कि पाकिस्तान की सलाह। मसला ये है कि एमकेएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये तीनों रिजीम का हिस्सा है। और ये जो पीडीएम हुकूमत है, पीडीएम 1 में भी ये शामिल थे, पीडीएम 2 में भी शामिल थे, पीपल्स पार्टी के शराकत कार है। जरदारी साहब के लिए ये लोग जुलूस निकाला करते थे। अभी भी जरदारी साहब को वोट देकर सदर बनवाया इन्होंने। तो बात ये है कि ये तो मतलब इसमें पूरे निजाम के अंदर शराकतदार है। ये जो कराची में तब कभी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी उसकी, ये तो अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और कभी तासुब का थोड़ा सा शोशा लगा देते हैं उसके अंदर, ताकि ये कि उनका वोटर जो है और बेदार हो जाए और पीछे न पड़े इनके। तो बात ये मसला ये इसलिए अच्छा, दूसरा ये कि फिर इनके साथ इन इंतखाब, जिस तरह इनके एक सूबाई असम्बली के रुकन को एक काउंसलर के बराबर वोट मिले, कौमी असम्बली के जो मेंबर बैठे हुए हैं वो 6,000 7,000 वोट लेके, अच्छा सैफुद्दीन साहब, जनरल इलेक्शंस में जमात इस्लामी को वोट क्यों नहीं पड़े? एमक्यूएम का आप लोग कहते हैं कि एमक्यूएम को वोट मिले, और अभी आपने जैसे एक हवाला दिया कि काउंसलर जितने भी वोट नहीं मिले, तो फिर कैसे फिर एमक्यूएम जो है वो असम्बली तक पहुंच गई, जमात इस्लामी नहीं पहुंच सकी? देखिए एमक्यूएम तो जालसाजी के जरिए पहुंची है, मतलब इसमें कोई शुबह है क्या कि सर सीट तो हाफिज साहब की भी निकली थी। सर सीट तो हाफिज साहब ने भी निकाली थी नौता सभा से। लेकिन ये तो किरदार होता है कि हाफिज साहब को भी जब एमक्यूएम की तरह सीट देने की कोशिश की तो हाफिज साहब ने उस सीट को ठुकरा दिया, और एमक्यूएम ने उन सारी सीटों को गले लगाया और सारे के सारे जाके वहां पर बैठ गए। पीपल्स पार्टी की भी सीटें जाली हैं। कराची में जो सीटें पीपल्स पार्टी ने हासिल की वो भी जाली हैं। कराची में सिर्फ पीटीआई और जमात इस्लामी, दो जमातों ने वोट हासिल किए थे और दोनों ही जीती थी। तो बहरहाल मैं तो खैर इस मसले को ज्यादा नहीं मैं छेड़ना चाहता, क्योंकि एमक्यूएम वाले बिला वजह उस पर जो है फिर दूसरी बातें शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इनकी परेशानियां वैसे ही बहुत बहुत बड़ी हुई हैं, 3-3 4-4 ग्रुप बने हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं ये बात कर रहा था कि देखिए सिंध में जो हुकूमत है, सिंध में जो हुकूमत है वो हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है कराची के लिए। अब कराची के लोगों को इनके दौर में 18 साल तो अभी हो गए ना, और 50 साल पीपल्स पार्टी को बने हुए हैं। 50 साल में 1970 में भी ये लोग आ गए थे, उसके बाद भी बीच बीच में आते रहे, फिर अब 18 साल हो गया मुस्तकिल ये बैठे हुए हैं। तब तो एक चीज तय हो चुकी ना कि ये नहीं करने वाले। ठीक है, तो इनका तो अब चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है एडवोकेट साहब, मैं फिर इस मौजू पर आता हूँ। इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, इकबाल खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया भाई। इकबाल साहब, किस तरह से देखते हैं कि शहर कराची में पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है, मेयर क्लेम करती है कि अब कराची बदल रहा है, क्या आप कराची को खुद से बदलता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि आपका ताल्लुक भी इस शहर कराची से है और इस शहर कराची में ही आपने पॉलिटिक्स की है। आपको लगता है कि जितने फंड्स मिल रहे हैं इस वक्त लोकल सतह पे, उससे शहर कराची संवर सकता है? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझसे पहले जो भाई बात कर रहे थे कौन साहब थे ये? एडवोकेट सैफुद्दीन किस पार्टी से थे? कौन सी पार्टी से? जमात इस्लामी थे सर। अच्छा, जमात इस्लामी से। अभी इन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी शहर से फारिग है, पीपल्स पार्टी निमट गई, पीपल्स पार्टी 18 साल से बने हुए 50 साल हो गए। तो जमात इस्लामी को बने हुए ना पाकिस्तान से भी ज्यादा साल हो गए, ठीक है जी। तो और आज तक जमात इस्लामी को पाकिस्तान की आवाम ने कभी भी जो ना इक़्तिदार के अवानों तक नहीं पहुंचाया, चाहे वो सूबाई सतह पे हो, चाहे वो वफाकी सतह पर हो। तो पहले तो उनको ये बात इनके मुंह से सूट ही नहीं करती। दूसरी बात कि 22 तारीख को कराची में सुबह सिंध की तारीख का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे उसका इब्तिदा करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट, जिसकी जो 39 किलोमीटर पर मुहित है। 13 किलोमीटर वो एक्सटेंशन है उसका, जिसका वो स्टोन ब्रेकिंग भी उस दिन होना है, वो जो कोरंगी इब्राहिम हेनरी से कनेक्ट करेगा, यानी कि कुल मिला के 52 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। तो सुबह सिंध की तारीख का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जो बहुत कलील मुद्दत में मुकम्मल भी किया गया। इस तरह शहर कराची में बहुत सारे प्रोजेक्ट जारी हैं।
जहां तक बात है कि जी मुस्तरद हो गई पीपल्स पार्टी, तो मैं थोड़ा सा कुछ महीने पीछे जाता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाता। जी लांडी के अंदर, कुरंगी के अंदर, शाह फैसल टाउन के अंदर, लियाकताबाद टाउन के अंदर, जहां पर टाउन चेयरमैन वाइस चेयरमैन जमात इस्लामी के पास है, जहां इनकी अपोजिशन भी नहीं है, हम्म इन सीटों पे लोकल गवर्नमेंट के कुछ यूसीस के, कुछ वार्ड्स के, काउंसलर्स के इलेक्शन हुए, बाय इलेक्शन हुए, जहां कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा चुके थे या कुछ इंतकाल कर गए थे, दुनिया से रुखसत हुए। हम्म उन लोगों की ये खाली नशिस्तें थी। उन खाली नशिस्तों पे, चाहे वो शाह फैसल टाउन हो जहाँ जमात इस्लामी का चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, चाहे लांडी टाउन हो जहाँ जमात इस्लामी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन और एक भी ऑपोजिशन नहीं है वहां, जी चाहे वो लियाकताबाद टाउन है जहाँ जमात इस्लामी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, इस बाई इलेक्शन में जहां इनके टाउन चेयरमैन मौजूद थे, वहां इनको शिकस्त हुई। ये है मेरा जवाब। तो जो मेरे भाई ये बात कर रहे थे, उनको बात करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जिस बात को ये कह रहे हैं उससे सामने से आपको जो रिप्लाई भी मिलेगा, उसका जी। जवाब भी मिलेगा। जी। देखिए, मुनाफिकत मुसलसल करने से आप कामयाब नहीं होते। आप क्लिक के जरिए अभी 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 हफीजुर रहमान, क्या उनके जो अमीर हैं जी नईमुर रहमान साहब, जी उन्होंने अभी यहाँ बादराबाद में कुछ दिनों पहले एक प्रोजेक्ट का इब्तिदा किया जो क्लिक के जरिए हुआ। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और क्लिक, सिंध गवर्नमेंट और क्लिक के दरमियान मुआहिदा है। हम्म करोड़ों रुपए के तरक्याती काम हुए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट और क्लिक के तहत मुआहिदे के तहत हुए। ठीक है यकीनन वो टाउन जमात इस्लामी के पास था, नईमुर रहमान साहब उसका फीता काटने आ गए। कहीं उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकला कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और क्लिक का कारनामा है जो यहाँ आज भादराबाद, दोराजी और ये इन इलाकों में ये तरक्याती काम हुए। सही। तो ये मुनाफिकत इनकी मुसलसल जारी है। मतलब जहां जहाँ टूट फूट हो पीपल्स वहां पार्टी- पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जी, इल्जाम, जी, जी। और जहां अच्छा अच्छा, काम हो वहां बिल्कुल। क्रेडिट। तो वो क्रेडिट इनको देना पड़ेगा, ये ना भी देना चाहिए। लोग बाशऊर हैं, लोग ये समझते हैं कि अगर नहीं, इकबाल साहब, आपके मेरा मेरा पास मेरे कहने का मतलब ये था, जहां टूट फूट हो वहां पीपल्स पार्टी पे मुमकिन जी, जी, तौर जी, पर अगर- इल्जाम आयद कर दिया जाए, देखिए, मैं जहां आपको अच्छा ऐसे काम कर हो लेता वहां हूं। इफ्तिताह करने जमात इस्लामी देखिए, पहुंचे। मैं आपको ऐसा कर लेता हूँ कि अभी अभी ये 39 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट जिसका इब्तिदा होने जा रहा है। जी इंसानी गलतियां, ह्यूमन एरर होता है, जी। दोष भी होते हैं, कहीं ना कम या ज्यादा। अच्छा, कुछ निकलेंगे बरसाती लोग अभी 22 तारीख के बाद, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, वो निकलेंगे, वो कहीं कुछ सीमेंट हटा हुआ होगा, उसकी वीडियो बनाएंगे क्लोज करके, उस और आएंगे भी उसी शारा भुट्टो से, जी उसी को सफर करेंगे, उसी का टूल क्रॉस करेंगे, ठीक है। उसको एंजॉय भी करेंगे, और फिर उसमें से जो है वो कीड़े निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर उस कीड़े को बेचने की कोशिश करेंगे। बदकिस्मती से हमारे माशरे में नेगेटिव ज्यादा बिकता है। ठीक है। अभी 39 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, ये एक पॉजिटिव बात है, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आप कयूमाबाद से अगले 25 मिनट में काठौर उतर जाएंगे। ये कितने बड़े वक्त की बचत है, पेट्रोल की बचत है, सफरी सहूलत, टेक्निकल बुनियाद पर आप देखें, इतने जदीद टूल प्लाजा के साथ ये सफरी सहूलत हुकूमत सिंध की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठीक है। दी गई है। ये मामूली बात नहीं होती चले मेरे भाई। इसको कह देना मुझसे आसान इकबाल है। साहब, इस पे तो क्रेडिट बनता है। जाहिर साहब, पहले क्या कहेंगे, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब ने इल्जामात दागे हैं एमक्यूएम के ऊपर, देखिए, इनकी- बड़े इल्जामात लगाए हैं, तो क्या कहेंगे? पहले अपने उनकी तरफ से जो तीर फेंके गए हैं उनका दिफा करेंगे, या फिर शहर कराची के हवाले से कोई मुतबादिल हल की जाने पड़ेंगे? देखिए, जमात इस्लामी जो है ना, समझ लें आप, इन्होंने कहा भी कि एक मुनाफिक पार्टी है। जब जब एमक्यू ने बाइकाट किया, जब भी जमात इस्लामी बरसर इख्तियार आई है, 2001 में एमक्यू ने बाइकाट किया, तो इनको एमक्यू बाइकाट के सस्ते में इनको लीडरशिप मिली, इनके सही। वो नेमतुल्लाह एडवोकेट आए। फिर हमने फिर बाइकाट किया बल्दियाती इलेक्शन 2023 के इलेक्शन में, तो फिर जमात इस्लामी वाले आए। इनके पास 9 टाउन नाजिम है, तो ये आते हमेशा एमक्यू के बाइकाट के सदक़े में, वरना इनका वोट बैंक नाम की कोई चीज़ कराची में नहीं पाई तो जाती। जाहिर साहब, आप लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लेते हैं ना, जब जी, आप लोग मैं इतनी उसकी- बड़ी मैं- बातें करते हैं जी, मैं एमक्यूएम बताता वाले कि हमारे सदके से जमात इस्लामी जीत गई। जी, सर, ये जी। सदका क्या होता है जी सियासत जी में? बिल्कुल, मैं इसकी वजह बता रहा हूँ। देखिए, हमने ये बाकायदा- राय फरार होता है, सदका नहीं होता। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इनके सदक़े पे 2001 में भी ये पहले मेयर बने, वरना अगर इनके उस वक्त हिस्सा लेती है तो ये कभी नहीं बन पाते। और ये 2023 में जो इलेक्शन हुए बल्दियाती, उसमें भी एमक्यू ने बाइकाट किया। अच्छा, इसके अलावा जो बात कर रहे थे ना कि अभी सेवरेज का मसला पे एमक्यू क्यों नहीं आ रही, पानी के मसले पे क्यों नहीं आ रही, एमक्यू तो हर मसले पे आ रही है। एमक्यू ने इस्लामाबाद तक किया है अपना एहतजाज। अब अंदाज़ा कर रहे हैं कि इनके पास 9 टाउन हैं, और 9 टाउन में मैं से इनको 2 टाउन के साथ न्यू कराची, नॉर्थ कराची। अभी चल के इनको देख लें, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, हर गली में चले जाएंगे ना, आपको सीवरेज का पानी मिलेगा, गली बंद मिलेगी। गली में अभी भी वहाँ पे वो नाले चल रहे होंगे, सब कुछ वहाँ पे बुरा हाल चल रहा है। पूरा का पूरा 2 से 2 टाउन की बात कर रहा हूँ मैं,
बाकी 7 टाउन की बात ही नहीं कर, लियाकताबाद भी उसमें शामिल है, नॉर्थ आबाद भी शामिल है, लांडी कोरंगी वगैरह भी शामिल है। तो इनके जो हालत है वहाँ पे आप जाके देख लें कि गटर का ढक्कन है, इनकी लगानी जिम्मेदारी इनकी है। हालांकि सिंध हुकूमत उनको 1 लाख रुपये ज़्यादा दे रही है, 12 लाख उनको फंड मिलता है यूसी को, 1 लाख रुपये से ढक्कन के लगा के दे रहे हैं, लेकिन ये पैसे सारे के सारे जा रहे हैं इदारा नूर हक में, और वहाँ पे इनके जो फंड होता है ना इलेक्शन, अगले इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ जमा हो रहे हैं। कराची का वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा रहे। अब नॉर्थ टाउन ही मैं दावा करता हूँ कि किसी भी एक मॉडल यूसी दिखा दे मुझे नॉर्थ टाउन में ना, कि इन्होंने एक मॉडल यूसी बनाई हो जिसमें ये दिखाया हो कि ना यहाँ पानी भी मिल रहा है, यहाँ पे सीवरेज का मसला भी नहीं है, यहाँ रोड भी बनी हुई है। ऐसी कोई यूसी दिखा ही सकते ये लोग, ना पीपल्स पार्टी दिखा सकती है ना ये दिखा सकते हैं। दोनों का काम यही है कि सिर्फ जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बनाना, करप्शन करना, और इसके अलावा उनका कोई मकसद है ही नहीं। ठीक, अब ना 26 टाउन है, 26 टाउन में तो कोई एक मॉडल यूसी होती है, पूरा कराची खुदा पड़ा हुआ है। ठीक, सारे BRT तबाह है, पूरा पानी की प्रॉब्लम है, K4 मंसूबा, पानी लोगों को नहीं मिल रहा, टैंकर में पानी मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा, डंपर जो है ना बच्चों को कुचल रहे हैं, लोगों को कुचल रहे हैं, कोई पुरसानी हल नहीं है। हर जगह प्रॉब्लम है। एक वो शारे भुट्टो पर आके मसला हल थोड़ी हो जाएगा। ये तो वो बड़े लोगों के लिए बन रही है। कराची के जो 98% आवाम है, गरीब आवाम, उनके लिए क्या बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा। ना कोई अंडर पास बन रहा है, करीमाबाद पर अंडर पास बना है, 2 गलियाँ बना दी हैं उसमें, जिसमें गुजरना मुश्किल है। ऊपर आगे रोडें भी पक्की नहीं की इन्होंने, और ट्रैफिक इतना जाम होता है। आधा किलोमीटर की रोड है जाहिर साहब, बंद तो गया ना, अंडरपास बंद तो गया। उसका देखे ना, उसका 2 पतली गलियाँ बनी हैं, और उसके हाल देखे ना, जब वहाँ से निकलते हैं ना तो आधा घंटा लग जाता है मुस्ता कॉलोनी क्रॉस करने के लिए। ठीक है, ठीक, ये हालत चल रही है कराची के। ठीक है। एडवोकेट साहब आप सुन सकते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, जो अब ये बात कर रहे थे कि सूबाई असेंबली में क्या, तो हाफिज नईम साहब क्या कर रहे हैं, क्यों लीव, तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? ये बोले ना हमने, सर उन्होंने ओथ ही नहीं लिया तो वो इस्तीफा कैसे दे? तो इस्तीफा दे देना, कोई और आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चाहे कोई पार्टी का आए ना, क्यों लेके बैठे हुए हैं, दिखाने के लिए कि जो है ना सारी मराद भी ले रहे हैं, सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, और वो भी सीट भी लेके बैठे हुए हैं। ठीक है। इकबाल साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, जाहिद मंसूरी साहब MQM के सीनियर रहनुमा हैं। क्या कहेंगे, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी दोनों को आड़े हाथों लिया, और ये भी कहा कि दोनों जमातें जो है वो करप्शन करती हैं। जमात इस्लामी की मुमकिन करप्शन भी बताई, जैसे उन्होंने कहा कि इदारा नूर हक में वो पैसा जमा हुआ जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पर यूसी को मिलता है। इसके जवाब में क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो मेरे जो सीनियर साथी, जिनका आपने कहा सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, मैं थोड़े पहले इसकी वजाहत कर दूं आपको कि इन सीनियर साथी को ये पता भी नहीं है कि कराची में टाउन कितने हैं। 26 नहीं है, 25 टाउन है। तो 25 टाउन में मैं आपको बता देता हूँ, 13 हमारे पास है जी, ठीक है। 9 जमात इस्लामी के पास कितने हो गए सर? 9 और 13, 22। ठीक है, 22 बकाया 3 तहरीक इंसाफ के पास हैं। कितने हो गए? 25। तो जिस सियासी लीडर को यही नहीं पता हो कि कराची के टाउन कितने हैं, उनसे क्या बात करूंगा, चले वो अलग बहस है। अच्छा, जहां तक मैंने कहा ना, इन्होंने कहा जी हमारे सदके में, जमात इस्लामी कहती है हमारे सदके में। तो बहरहाल बात यह है कि जमात इस्लामी मौजूद थी, तहरीक इंसाफ मौजूद थी। MQM को किसने कहा था वो इलेक्शन में ना जाए? क्यों राह फरार इख्तियार किया इन्होंने? हमारा मानना तो ये है कि MQM को अपनी शिकस्त नजर आ रही थी, उसने अपनी इज्जत को बचाने के लिए राह फरार इख्तियार किया। हम तो इसको इस तरह समझते हैं। हम तो कहते हैं कभी भी इलेक्शन को नहीं छोड़ना चाहिए। 85 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इलेक्शन का बाइकआउट किया था। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कानून को हाथ लगाया कि कभी भी इलेक्शन से राय फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। MQM ऐसा बार बार क्यों करती है? किसके कहने पे करती है? किसके इशारे पे करती है? सर, आइन साजी, कानून साजी का मामला था, 140A की बात थी, इख्तियारात के निचली सतह तक। सर आप इलेक्शन लड़ लेते ना, हल्का बंदी मुझे करने दे प्लीज। आपने जितने भी बल्दियाती इलेक्शन में मेरे भाई आपके कराची के नाजिम और मेयर बने ना, तो आपने उन्हीं हल्का बंदियों पर काम किया था जिन पे आप आज तक एहतजाज कर रहे हैं। उन्हीं हल्का बंदियों पर आपने इलेक्शन लड़े थे, नाजिम बनाए, मेयर बनाए, जिन हल्का बंदियों पर अब आप आज तक एहतजाज कर रहे हैं। तो मुझे बताएं फिर उस वक्त इलेक्शन क्यों लड़े थे आपने? तो माने जब उस वक्त आपने एहतजाज नहीं किया, इलेक्शन लड़ लिए, तो कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा आप ऐसा नहीं होता। आपको बात मुनासिब करनी होती है, जिस बात के दलाइल ना हो वो नहीं करनी चाहिए। जमात इस्लामी की बात डिफरेंट है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात डिफरेंट है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो अब मैं समझता हूँ सियासी जमात रही नहीं, एक चूचू का मुरब्बा बन गया, आपस में दस्तों गिरेबाएं। जहां तक जमात इस्लामी की बात है, वाकई इसमें कुछ दो राय नहीं है कि जमात इस्लामी को कई बार मौका मिला, चाहे वो नेमतुल्ला खान साहब हो, सीनियर सियासतदान थे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने ऐसा नहीं है कराची में डिलीवर नहीं किया, उन्होंने अच्छा अंदाज में अपनी निजामत को चलाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम आज की जमात इस्लामी को देखें मेरे भाई, तो आज की जमात इस्लामी के टाउन्स को जाएं तो आपको पता लगेगा
तो देखिए पैमाना क्या है, पैमाना इलेक्शन ही है। पैमाना अच्छा है या बुरा है, इलेक्शन ही है। आप तायुन कैसे करते हैं कि किसकी मेजोरिटी है? इस वक्त शहर कराची में 3 सियासी जमातें लोकल बॉडी की हुक्मरानी कर रही हैं। मेयर ठीक है पीपल्स पार्टी के पास है, 13 टाउन में हमारी हुक्मरानी है, 9 टाउन में जमात इस्लामी की हुक्मरानी है, 3 टाउन में तहरीक इंसाफ की हुक्मरानी है। हुक्मरानी तो तकसीम है ना, जी ऐसे ही है ना। शहर के एमएनए जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास है, अगेन वफाक पे नुमाइंदगी इनके पास है शहर कराची की, सूबे में हुकूमत हमारे पास है। तो इस शहर को पता नहीं किसकी नजर लगी हुई है, पता नहीं कौन इस शहर को तकसीम करता है। ये जमात इस्लामी को भी सोचने की जरूरत है, एमकेएम को भी सोचने की जरूरत है। देखिए आपको ये तयन करना पड़ेगा कि आपको आवाम की खिदमत करनी है या पॉलिटिकल आपके जो इकबाल साहब जाहिद साहब, आप और आप दोनों की जमातें, क्या आप लोग कन्विंस नहीं कर सकते कि चले मिलके काम करते हैं, कुछ वाटर एंड सेवरेज के काम पीपल्स पार्टी कराए, और जो अभी विफाक से जो फंड्स मिला है एमक्यूएम के एमएनएस को, उससे ये शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने, सर क्या मिलके काम नहीं हो सकता? देखिए पहली बात मैं जो इनकी बात का जवाब दूं ना, कि असल मसला ये हुआ था कि जब ये बलदाती इलेक्शन होने जा रहे थे, जो इन्होंने हल्का बंदी की थी ना, तो हल्का बंदी में इन्होंने बहुत ज़्यादा धांधली की थी। उसमें इन्होंने ये किया था कि अपने जो हल्के थे, इनके पीपल्स पार्टी के जो वोट थे, वहाँ पे इन्होंने बनाया 10 से 15 हज़ार की आबादी पे एक हल्का बनाया, और जहाँ हमारा वोट बैंक था इन्होंने बनाया 80 से 90 हज़ार की आबादी के ऊपर। हम लोग गए हाई कोर्ट में, हमने वहाँ केस जीत गए। केस जीत के हम लोग आए, हमने फिर इनसे बात की, तो इन्होंने फिर हमारे जो कहने के बात फिर उसमें कहा कि ठीक हम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा वही हरकत करी कि वही जाली हल्का बंदी करी। अपनी सब कुछ हल्के बाजियाब हुए तो है 50-52 जिनकी तादाद। जी। उसके बाद ये हुआ कि जब एमक्यू ने बात करी तो फिर उन्होंने 46 यूसी का इजाफा किया कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें 46 यूसी का इजाफा होगा। तो इस बात को उन्होंने तस्लीम किया पीपल्स पार्टी ने कि इन्होंने जाली हल्काबंदी की थी, जिसको एमक्यूएम ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और केस जीता। ये इनकी शायद इस बात को मानते हैं कि पीपल्स पार्टी बातचीत पर बिलीव करती है और सियासी जमात को रिस्पेक्ट देती है। असल में हमारे हाई कोर्ट के से फैसला है ना, तो उस पर आपको करना पड़ा, तो ये चीज़ हुई ना। अच्छा दूसरी बात देखें ना, इस बात पर हमने बाइकाट किया कि हल्का बंदी जाली करी है, फिर इख्तियारात का मसला आ गया था। 140 गुलजार अहमद साहब ने फैसला दे दिया कि 140 नाफिज किया जाए, जिसको पीपल्स पार्टी ने आज नाफिज किया। इसकी वजह ये कि अगर ये नाफिज कर देते, सारे इख्तियारात जो है सिटी मेयर के पास आते हैं, फाइनेंशियल भी हर तरह के भी होते। अब होता ये इन्होंने जो दिया। अब दूसरी बात ग्रुपिंग की बात की इन्होंने, अब देखें मुराद अली शाह ने मुर्तज़ा अवाब को भरी मिट्टी में थप्पड़ मारा। आप अंदाजा कर लें कि इसी दुश्मनी की वजह से वो किसने देखा, ये कहाँ देखा? जी ये मुर्तज़ा वहाब को थप्पड़ मार के मुर्तज़ा गुस्से में वहां से आके चले गए। अरे भैया कहाँ, आपको किसने बताया? आपके सामने हुआ? पहले मेरी पूरी बात सुन लेना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अल्लाहू अकबर। पहले मैंने आपकी पूरी बात सुनी। तो इनमें ग्रुपिंग एक नहीं 2-3 ग्रुपिंग है। इसके अलावा इनके जो ग्रुप बने हुए ये चाहते हैं कि कराची को ना बनने दें। अच्छा ठीक है साहब, आपने एक बड़ी खबर ब्रेक की है। जी। बड़ा इंकशाफ किया है, तो पूरा वक्त भी मुख्तसर है। मैं चाहता हूँ इकबाल साहब इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? ये तो पूरा मीडिया में चली यार, मैं तो हैरान हूँ, ये पता नहीं कौन से मीडिया में आप मीडिया नहीं है जो आप मुझसे बात करें। आप भी तो मीडिया, आपने कहीं देखी है खबर? सर मेरे लिए तो खुद ये इस वक्त बड़ी खबर है। अब ये इनको पूछें, इन्होंने शायद ये रात को सोए होंगे, सुबह नहीं बिल्कुल नहीं, आपको थप्पड़ लग गई। अरे भाई खुदा के लिए, मैं आपको इसके वो मेरे भाई कहाँ चली है, इसका अभी दे दें, तमाम मीडिया में चली है, तमाम मीडिया में बता दें। अरे तमाम मीडिया में चली है, तमाम मीडिया में चली है। आपने नहीं देखी तो आपसे मेरी गुजारिश है कि गुफ्तगू के बाद इनसे वो ले लीजिएगा जरा। चले ठीक है, पूरी डिटेल दे दूंगा, ले लीजिएगा। जो चल रहा है ना कि भाई कराची को बनाने, आप मुझे लगता है किसी ने आपको बताया होगा, पार्टी का मंशूर है। चले प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जाने पहुंचता है। इकबाल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, तज़ियाकार एंकर पर्सन साइमा खान साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, जमात इस्लामी से एडवोकेट सैफुद्दीन साहब भी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। बहुत शुक्रिया जाहिद मंसूरी साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए और एक बड़ी ख़बर ब्रेक की है। अब इस खबर की तस्दीक की जानिब भी हम बढ़ेंगे और मुतबादिल जो ज़राए हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल ज़राए से जो है हम इस बारे में तस्दीक ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, कराची आज भी जवाब मांग रहा है मसाइल के हल का, इंसाफ का और संजीदा क़यादत का, लेकिन सवाल यह है क्या बदलेगा या सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा या कुछ भी नहीं चलेगा या इसी तरीके से इख्तियारात की जंग चलती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।